नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 भर्ती परीक्षा में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन के रूप में मैथ का दोस्तों ये हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। कितने का दोस्तों? टॉप 15 एमसीक्यू है इसमें दोस्तों। और दोस्तों ये जो मैथ के एमसीक्यू हैं ये दोस्तों सारे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू हैं दोस्तों। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, केवल दोस्तों इनमें थोड़ा डिजिट चेंज होगा, ठीक है ना। सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया हूं मैं। तो दोस्तों आप लोग इस सेशन को देखिए और दोस्तों जब तक मैं इसको पढ़ूं क्वेश्चन को आप लोग भी मेरे साथ में पढ़िए और अपने नोटबुक और कॉपी लेकर के दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए मेरे साथ में, ठीक है। और कमेंट में मुझको अपना ऑप्शन आंसर में जरूर बताइए, ठीक है ना। और भी जो दोस्तों मेरे साथ में दोस्त हैं यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले, वो लोग भी दोस्तों इस क्लास को देखें, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों एक निश्चित कार्य को करने के लिए, कार्य यानी कि दोस्तों वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आ गया। वर्क एंड टाइम से भी दोस्तों आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एसएससी जीडी में तो दोस्तों केवल 20 ही क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से दोस्तों एक क्वेश्चन का हो देखने को मिले। लेकिन दोस्तों यूपी पुलिस वाले में 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो उसमें दोस्तों एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। कह रहा है दोस्तों को कार्य करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात, ये दोस्तों क्षमता यानी कि उनकी कैपेसिटी दे दी दोस्तों 2:3:5। क्षमता दोस्तों यानी कि वो एक दिन में 2 यूनिट, 3 यूनिट और 5 यूनिट काम करते हैं, ठीक है ना। क्षमता यानी कि दोस्तों एक दिन में उनके काम करने की यूनिट यानी कि कितना काम करते हैं, ये हमको दे दिया है। फिर कह रहा है कि अगर वो एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों वो एक दिन में 2+3+5 यानी कि 2 3 5 5 10 10 यूनिट काम वो एक दिन में कर देते हैं। अब हमसे कह रहा है कि अगर वो साथ में काम करें तो 15 दिन में पूरा काम फिनिश कर देंगे। तो गुणे 15 यानी कि ये निकल के आ गया 150 यूनिट, ये निकल के आ गया दोस्तों टोटल काम। इतना दोस्तों टोटल काम है। बस हमसे अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है हम उसको देखते हैं। कह रहा है कि अब बी और सी इसी कार्य के 80% को, यानी कि दोस्तों मैंने बताया कि टोटल काम हमारा 150 यूनिट निकल गया। अब इसी कार्य के 100 मतलब 80% को, 150 यूनिट काम के 80% को, ठीक है ना, केवल 80% दोस्तों बात कर रहा है। बी और सी यानी कि दोस्तों बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और सी 5 यूनिट काम करते हैं, यानी कि दोस्तों कितना, 5 3 8 8 यूनिट अपान में दोस्तों 8। हमसे कह रहा है कितने दिनों में करेंगे, इसलिए दोस्तों 8 से डिवाइड करा दिया। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों 8 से चला जाएगा, 8 का नाम 8, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, इधर एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यानी कि दोस्तों 15 दिन यानी कि 15 डेज। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मात्र दोस्तों 2 लाइनों का क्वेश्चन था। अगर मैं पेपर में दे रहा होता तो ये दोस्तों एक लाइन में ही खत्म कर देता मैं। 2+3+5 यानी कि 10 और 10 को गुणे 15 यानी कि 150 करता है, 150 गुणे 80/100 और अपान में 8 कर देता है, आंसर ले लेता 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देखिए और दोस्तों सॉल्व करके मुझको कमेंट पे अपना आंसर बताइए कि आप लोगों ने इसको निकाल पाया था कि नहीं निकाल पाए थे। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है दोस्तों एक धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना दोस्तों रेट दिया है 9%, 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 5427 प्राप्त किया गया। सिंपल इंटरेस्ट तो दोस्तों आज पहली बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। 3 4 सेशन में आप लोगों को एसएससी जीडी के प्रोवाइड करा चुका हूं, उसमें दोस्तों आज फर्स्ट टाइम आया है सिंपल इंटरेस्ट का। नहीं तो दोस्तों पर डे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता था। कह रहा है दोस्तों साधारण ब्याज इतना प्राप्त किया गया, तो कह रहा है वह धनराशि कितनी है। हमसे दोस्तों पी की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों फार्मूला सिंपल ही होता है। क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। जैसे उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला भी दोस्तों सिंपल होता है, ठीक है। हम लोगों को दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट 5427 रुपए, 5427 बराबर पी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है पी, आर की वैल्यू हमको दे दिया है 9, टी की वैल्यू हमको दे दिया है कितना 6 अपान ये दोस्तों 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको काट देंगे दोस्तों, 9 छक्का 54, ये दोस्तों भाग न खाई बिंदी और 9 तिया 27, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको फिर से काट देंगे, 3 दूनी 6, इसको दोस्तों काट देंगे 3 दूनी 6, भाग न खाई बिंदी 3 एक अन्नम 3, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 50, यानी कि पी बराबर निकल के आ जाएगा 201 गुणे 50
मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर ले लेंगे। 5 एक नम 5, 5 0 0, 5 दूनी 10, 1 0 और 10,050। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारी धनराशि दोस्तों कितनी निकल के आ गई? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन यानी कि धनराशि 10,050। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को फार्मूला भी नहीं लिखना था, केवल लिखना था और कैलकुलेशन एक लाइन में ही काट देनी है। दोस्तों आप लोगों को केवल मेरी कैलकुलेशन देखते जाना है कि मैं कैसे ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट देता हूँ। ठीक है, आप लोग दोस्तों ऐसा अगर एग्जाम में फॉलो करेंगे तो दोस्तों 1 मिनट से अंदर हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो सिंपल क्वेश्चन होगा तो उसको दोस्तों जैसे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको तो दोस्तों आप लोग 5-10 सेकंड में ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों ये दोस्तों क्लास अभी आप लोगों को 11 बजे मिली है और दोस्तों पर डे शाम को 8 बजे दोस्तों आप लोगों के लिए एसएससी जीडी स्पेशल जीके जीएस और दोस्तों हिंदी, ये दोस्तों हम लोग आप लोगों को यूट्यूब चैनल रामसन एसएससी क्लास में प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आप लोग जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आप लोगों के पास सिर्फ एग्जाम लास्ट रिवीजन का मौका बचा है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है दोस्तों कि यदि P बराबर दिया है ऐसा, Q बराबर दिया है, R बराबर दिया है, तो हमसे कह रहा है P, Q और R का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करें। HCF ये दोस्तों नाम है महत्तम समापवर्तक, इसका दोस्तों जस्ट उल्टा होता है। महत्तम यानी कि दोस्तों हमको इन तीनों में P, Q और R में सबसे कम पावर देखनी है। कौन सी दोस्तों? कम पावर। कम क्या दोस्तों? सबसे कम लिख देता हूं। ठीक है, सबसे कम पावर जो इन तीनों में क्या हो दोस्तों? कॉमन हो। ठीक है, ये दोस्तों हमको महत्तम समापवर्तक में देखनी है। और अगर दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक दे देता, एलसीएम दे देता, तो उसमें दोस्तों क्या करते? सबसे ज्यादा वाली पावर ढूंढते। ठीक है, इनमें तीनों में तो दोस्तों नाम का जस्ट उल्टा, एचसीएफ यानी कि सबसे कम पावर, एलसीएम यानी कि सबसे ज्यादा पावर। तो चलिए दोस्तों हम लोग एचसीएफ हमको ढूंढना है, तो हम लोग एचसीएफ में ढूंढते हैं सबसे कम पावर। पी में दोस्तों ए की पावर 3, बी में ए की पावर 8, सी में ए की पावर 15, यानी कि सबसे कम पावर एचसीएफ में ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई? ए की पावर 3। अब हम लोग बी में देख लेते हैं, बी की पावर 5, बी की पावर 9 और दोस्तों आर बी में है ही नहीं, यानी कि बी की दोस्तों एचसीएफ में कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर दोस्तों यही एलसीएम में होता तो दोस्तों बी की पावर 9 आ जाता, उसमें दोस्तों तीनों से मतलब नहीं होता, लेकिन एचसीएफ में दोस्तों तीनों में कॉमन होना चाहिए। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर में सी को। इसमें दोस्तों सी की पावर 11, सी की पावर 5 और सी की पावर 23, यानी कि दोस्तों सी की पावर 5 सबसे छोटा है, तो सी की पावर 5 ए की पावर 3 इंटू सी की पावर 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों हम लोगों ने ए की पावर 5 देखा था, मतलब ए की पावर 3, तभी दोस्तों हम लोग ऑप्शन देख लेते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन दोस्तों मुझको आप लोगों को समझाना है और दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन करके आना है, इस वजह से दोस्तों मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया है और दोस्तों आप लोगों को आंसर अच्छे से बताया है। ठीक है ना दोस्तों, मैं जल्दी नहीं दिखाऊंगा, आप लोग दोस्तों अच्छे से समझ लेना, उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखना। चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आ गया बॉड मास से रिलेटेड। बॉड मास से दोस्तों पर डे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, और दोस्तों बॉड मास से आप लोगों के एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं दोस्तों जिसमें एक दो क्वेश्चन ना पूछे। सिंप्लीफिकेशन से तो दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। ब्रैकेट में दोस्तों ये दिया है 9 माइनस 11, यानी कि दोस्तों 9 मतलब कम है, 11 ज्यादा है, यानी कि निकल के आ जाएगा माइनस का 2। कितना निकल के आ जाएगा? माइनस का 2। ये कितना निकल के आ गया? 2 गुणे 7, इसमें दोस्तों आ गया 14 और ये 14 चौको 56, 14 आप डिवाइड बाई 56 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 गुणे ये कितना हो गया दोस्तों? माइनस का 2। ठीक है ना, प्लस 2 माइनस का 2 प्लस 2, फिर उसके बाद माइनस का 2 गुणे 6 डिवाइड बाई 8 आप 3, यानी कि 8 3 जा 24, ऐसे हो गया। ये दोस्तों 2 है, इसको जरा थोड़ा आप लोग समझ लेना। ठीक है, क्या है दोस्तों? 2 है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये कितना निकल के आ गया, इसको हम लोग अब लिख लेंगे दोस्तों सही से। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये 7 को इसमें लिख देंगे 7 अपान 56। ठीक है, माइनस 5 अपान ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा 6 अपान 24।
ऐसे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे क्या था, ये माइनस था, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस, माइनस का ये था ना 5/4। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 28, ठीक है। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 7 चौको 28, यानी कि निकल के आ गया 1/4। इसमें इसमें कितना निकल के आ गया, इसको काटेंगे नहीं हम लोग, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/4। ये इतना यहाँ पे आ गया, प्लस ये दोस्तों आ गया 2, माइनस इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 6 चौको 24, यानी कि ये निकल के आ गया माइनस का 2/4, ठीक है। बस हम लोग दोस्तों एलसीएम ले लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे दोस्तों। 2/4 यानी कि 4, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा 1, प्लस ये आ जाएगा 10, ये 4 यानी कि 4 दूनी 8, ये आ जाएगा माइनस का 2। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 10 8 18, 1 19, 19 में 2 चला जाएगा 17, 17/4 कितना निकल के आ गया 17/4, यानी कि 4 चौको 16, 4 सही 1/4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों एक भी चूक आप लोगों ने क्वेश्चन में की तो आप लोगों का आंसर नहीं आने वाला, आएगा दोस्तों आंसर। अगर एक बार गलती कर दी दोस्तों तो आप लोगों को टाइम ले गया एग्जामिनर, इस वजह से दोस्तों एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है। आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल धीरे से करना है, लेकिन एक बार में ही सही कर देना है, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट की जगह में चाहे 1.5 मिनट लग जाए, लेकिन एक बार में ही सही हो। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप लोग पूरा क्वेश्चन करें फिर बाद में दोस्तों आपका आंसर ना मिले, फिर दोस्तों आपको काटना पड़े, दोबारा निकालना पड़े, इसमें दोस्तों टाइम हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोग ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देंगे तो फिर दोस्तों अपने तकलीफ को हो जाता है कि अरे यार ये क्वेश्चन छोड़ दिया, तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से देखिए, और मतलब अच्छे से देखिए कि अच्छे से आराम से बिल्कुल मतलब सतर्क होकर दोस्तों बिल्कुल हम लोगों को अच्छे से अपना पूरा कंसंट्रेशन होकर के दोस्तों इसको क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा दोस्तों एक व्यक्ति ने रुपए 18,000 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, फ्रिज खरीदा। 2 वर्षों के बाद उसने इसकी मरम्मत पर 2500 रुपए खर्च किए, फिर कह रहा है इसे 12,300 में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों 2 वर्षों के बाद ये बेफालतू में दे दिया, हमको फंसाने के लिए दे दिया। इसमें दोस्तों हानि प्रतिशत में लाभ प्रतिशत में वर्ष का क्या काम है। 18,000 में खरीदा पहले, फिर 2,000 मतलब 2500 रुपए इसकी मरम्मत में खर्च किए, यानी कि टोटल सीपी कितना हो गया, 18,000 में खरीदा, 2500 रुपए मरम्मत में, यानी कि 20,500 रुपए। ये दोस्तों हो गया टोटल सीपी, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब फिर इसने दोस्तों इसको 12,300 रुपए में बेच दिया, यानी कि एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 12,300 रुपए। हमसे कह रहा है इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हानि तो साफ साफ दिखाई दे रही है, इतना महंगा खरीदा, इतना सस्ते में बेच दिया। हानि घटा लेते हैं दोस्तों, ये जीरो, ये जीरो, 5 में 3 चला जाएगा 2, यहाँ दोस्तों 10, 10 में 2 चला गया 8, 8200 रुपए की दोस्तों हानि हुई है। और दोस्तों हमसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, हानि यानी कि लॉस अपान क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। दोस्तों सीपी में ही लाभ भी होता है और सीपी में ही हानि भी होती है, एसपी से दोस्तों कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एसपी तो दोस्तों केवल बेचा जाता है। हमको दोस्तों हानि और लाभ दोस्तों जितने में हम खरीदेंगे उसी में दोस्तों हमें पता चलेगा, यानी कि 8200 अपान 20,500 गुणे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे, ठीक है। इसको काट देंगे 1 2 1 2, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर निकल के आएगा, 5 से काट देते हैं, 5 चौको 20, 5 इक्का 5, यहाँ काट देंगे तो 5 इक्का 5, 3 बच जाएगा, 5 छक्का 30, 2 बच जाएगा, 5 चौको 20 और 0, 41 16 40, यानी कि 4 चौको 16। और लगभग दोस्तों कितना आंसर आ रहा होगा, आप लोग जरा मुझको सॉल्व करके बताइए। तो दोस्तों दोस्तों कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया दोस्तों 4 इक्का 4, 4 चौको 16, यानी कि 40%। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। कितना दोस्तों 1640/41, 40%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, हानि परसेंट 40% की हो गई, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं 6 नंबर में। कह रहा है दोस्तों किसी वस्तु को 14.5% और, यानी दोस्तों साढ़े क्या, ये गलत लिख गया है। किसी वस्तु को दोस्तों क्या 14%, ठीक है। किसी वस्तु को 14%, दोस्तों इसको थोड़ा ऐसा कर देते दिखाई ना दे। किसी वस्तु को 14.5% और 10.5% की छूट पर बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्यों का अंतर 48 है। फिर कह रहा है यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है ना। अंकित मूल्य
दोस्तों अधिक है 25% से, तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब दोस्तों पहले उसने हमसे कहा कि हम लोग इतने इतने छूट देने में बेच रहे हैं। उसने पहले क्रय मूल्य में दोस्तों 25% की वृद्धि कर ली। हम लोगों से पूछ रहा है बताइए सीपी कितना होगा। हमने लेट कर लिया कि सीपी है 100। ठीक है, अगर सीपी 100 है तो अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसने 25% अधिक उसमें लिखा है, यानी कि 125 रुपए। ठीक है, 125 रुपए हो गया एमआरपी। अब हमसे कह रहा है कि उसने दो छूट दी, एक 14.5% की, एक 10.5% की। छूट दोस्तों कोई तभी देगा जब उसमें बढ़ा करके रेट लिख देगा। 125 रुपए में दोस्तों उसने छूट दिया है। दोस्तों दो छूट देने के बाद 48 रुपए का अंतर प्राप्त हुआ। जिसमें दोस्तों कम छूट दी जाएगी वही दोस्तों बड़ा रुपए होगा। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखना चाहें, डायरेक्ट एक लाइन में लिखना चाहें, तो दोस्तों 125 रुपए में पहले 10.5% की छूट, यानी कि 100 में 10.5% घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 89.5 बटे 100, माइनस ये तो दोस्तों हो गई 10.5% की छूट। फिर दोस्तों 125 रुपए में उसने 14.5% की छूट दी है। 100 में हम दोस्तों 14.5% घटाएंगे तो निकल के आएगा 85.5 बटे 100। और दोस्तों इसमें दोनों का अंतर कितना निकल के आया, जब छूट दे दी तब दोस्तों 48 रुपए का अंतर निकल के आ गया। अब हमसे कह रहा है बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हम लोग दोस्तों केवल इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों 125 बटे 100 ये तो दोस्तों हो जाएगा कॉमन। ठीक है, और दोस्तों 89.5 में 85 चले जाएंगे, बच जाएगा केवल 4, बराबर आ जाएगा 48। इसको काट देंगे तो 25 पंचे 125, ये आ जाएगा 25 चौको 100। ठीक है, अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 12 चौको 48। ठीक है, ये कितना निकल के आ गया 12 चौको 48। यानी कि दोस्तों यहाँ से 5 बराबर कितना निकल के आ गया, ये इधर आएगा 12 गुणे 4। 5 की वैल्यू दोस्तों निकल के आ गई 12 गुणे 4। हमको दोस्तों निकालनी है 100 की वैल्यू, यानी कि सीपी हमारा 100 है। यानी कि 20 का मल्टीप्लाई हम इधर करा दें और 20 का मल्टीप्लाई दोस्तों हम लोग इधर करा दें और अपना आंसर ले लें। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोल्यूशन केवल देखते रहना। तो 12 चौको 48, 48 दूनी 96, 960 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ से 5 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, हमको निकालनी है 100 की वैल्यू, यानी कि सीपी हमारा 100 था। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 में 20 का मल्टीप्लाई कराया। जब 20 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोस्तों उसको बराबर करने के लिए क्वेश्चन को 20 का राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप कराएंगे तो राइट हैंड साइड में भी कराना पड़ेगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में कराया तो राइट हैंड साइड में 20 से मल्टीप्लाई करा दिया और अपना आंसर 960 निकाल के बिल्कुल रख दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुंच गए हैं। कह रहा है 3/7 और 18/5 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना होगा। एलसीएम हमसे पूछ रहा है, वो भी दोस्तों फ्रैक्शन का यानी कि भिन्न का। तो दोस्तों भिन्न का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो। दोस्तों अगर भिन्न है तो जो कुछ पूछे, एलसीएम पूछा है तो हम लोगों को क्या करना है, अंश का एलसीएम। क्या दोस्तों, अंश का एलसीएम अपान, अब दोस्तों इसका उल्टा हर का एचसीएफ। ठीक है, ये दोस्तों कर देंगे। अगर अभी हमसे एचसीएफ पूछता तो हम लोग अंश का एचसीएफ निकालते और हर का एलसीएम निकाल देते। ठीक है, तो दोस्तों अंश का एलसीएम, अंश में क्या क्या है दोस्तों, 3 और 18। 3 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और दोस्तों 7 और 5 का एचसीएफ, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, एक निकल के आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका एलसीएम 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 18 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग पहुंच गए हैं 8 की तरफ। कह रहा है एक ठोस बेलन के आधार की और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको सबसे पहले उसने क्या दिया है, आधार और ऊंचाई का योग। आधार की दोस्तों ये त्रिज्या यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, गायब हो गया है, यानी कि आर प्लस एच का दोस्तों हमको योग दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, आधार की त्रिज्या। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग इसको जरा याद रख लेना, और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर हम लोगों ने इसको फर्स्ट मान लिया। फिर हमसे कह रहा है यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों ठोस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग फार्मूला मुझको कमेंट करके बताइए, तब तक दोस्तों मैं उसको लिख रहा हूँ कि दोस्तों क्या होता है ठोस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये होता है दोस्तों 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या होता है,
2πr h+r। तो दोस्तों हमको ये दिया हुआ है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2πr इसकी दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि ऊंचाई ज्ञात करो, और हमको h+r की वैल्यू दिया है 17 सेंटीमीटर, यानी कि 2π×r इसको लिख देंगे 17 बराबर 748 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34 यानी कि 3 बच जाएगा, फिर 17 दूनी 34 यानी कि 22 निकल के आ गया। यानी कि पाई की वैल्यू अगर रख देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 22/7 गुणे r बराबर 22। दोस्तों 22 से 22 भी चला जाएगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, r की वैल्यू निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है h की वैल्यू, r प्लस h ये 17 सेंटीमीटर है, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यानी कि h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, h बराबर कितना निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2πr h+r, ये होता है दोस्तों सिलेंडर का यानी कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग अब पहुंच गए हैं। कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन आ गया आपके क्वेश्चन मतलब एग्जाम में तो आना ही आना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन रेल वाले, नाव वाले, बोट वाले, ये क्वेश्चन तो भूलना ही नहीं है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कितने 345 मीटर लंबी है, इसकी विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी वाई को 42 सेकंड में पार करती है। कल दोस्तों मैंने बताया था कि अगर विपरीत दिशा से ट्रेनें आ रही हैं तो दोस्तों उनकी औसत चाल यानी कि दोनों की चाल ऐड हो जाती है, दोनों की लंबाइयां भी ऐड हो जाती हैं। और अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो तो दोस्तों दोनों की उनकी लंबाइयां भी माइनस हो जाती हैं और उनकी चाल भी माइनस हो जाती हैं। तो कह रहा है कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं, यानी कि हमको दोनों की चाल भी ऐड करनी है और उनकी लंबाई भी ऐड करनी है। तो कह रहा है कि 22 सेकंड में पार कर जाती हैं। फिर कह रहा है रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। चलिए हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो यक्स और वाई थी उसको समय कितना लगा। समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल, यानी कि समय लगा था 22 सेकंड, समय बराबर दूरी, दूरी हो जाएगी दोनों की लंबाइयां, यानी कि पहले ट्रेन की लंबाई थी 345 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है तो हमने उसकी लंबाई मान ली x मीटर, अपान चाल, दूरी बटे चाल होता है, चाल चाल दोस्तों कितना, चाल मैंने बताया कि दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी कि 50 + 76 कितना हो जाएगा 126, 50 + 76 126, ये दोस्तों निकल के आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। कल दोस्तों मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो उसका उल्टा करा देंगे, यानी कि 5 इधर आ जाएगा और 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बस दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 2 9 18, ये निकल के आ जाएगा 2 11 दहम 22, इसको काट दें 9 × 9 9 और ये आ जाएगा 9 × 9 9 3, यानी कि 9 चौको 36, यानी कि यहाँ से कितना निकल के आया 14 पंचे 70, 70 का मल्टीप्लाई 11 में करा देंगे तो 11 सत्ते 77, 770 बराबर 345 प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 345, 777 में घटा देंगे, 10 में 5 चला जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में 4 चला गया 2, 7 में 3 चला गया 4, 425 बच के आ गया, यानी कि ये हमारी दूसरी ट्रेन यानी कि ट्रेन वाई की लंबाई निकल के आ गई। अब हमसे कह रहा है बताइए रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो हमसे दोस्तों क्या करना है कि समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल, यानी कि t बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी, दोस्तों दूरी क्या हो जाएगी इसकी लंबाई और दोस्तों पुल की लंबाई दोनों की ऐड कर देंगे तो वही दोस्तों हो जाएगी दूरी, यानी कि 905 प्लस 425, ठीक है, अपान चाल, चाल दोस्तों है 76, ये दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको 5/18 से फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 18 का 18, 18 36, 18 54, 1872 ये नहीं कटेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और ऊपर कल के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दोस्तों कितना निकल के आ गया, ये दोस्तों निकल के आ गया t बराबर, इसको ऐड करा देंगे 5 5 10, ये दोस्तों हो जाएगा 2 1 3,
ये तो हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, अपान ये आ गया 76 गुणे 5, इसको ऊपर ले जाते हैं 18 को। चलिए हम लोग काट देते हैं जरा, तो ये आ जाएगा 2 से काट देंगे, 2 नहीं 18, ये आ जाएगा 2 तिहाई 6, एक बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, 38 बच गया। इसको 5 को काट देते हैं, 5 का नम 5, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 3 बच जाएगा, 5 छक्का 30, फिर दोस्तों यहाँ पे 3 बच जाएगा, 5 छक्का 30, यानी कि निकल के कितना आया, निकल के आ गया 266 गुणे 9 बटे 38, इतना दोस्तों बचा है। 19 से काटते हैं अगर, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, इसको काट देंगे, 19 का नम 19, यहाँ पे दोस्तों कितना बच गया है, 19 7 26, 19 को 19 19 38, 19 चौको 76, यानी कि 4 आ गया। 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, यानी कि निकल के आ गया 9 सत्ते 63, 63 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल दोस्तों क्या करना था हम लोगों को, सॉल्यूशन दोस्तों सॉल्व करना था और अपना आंसर ले लेना था, ठीक है ना। क्वेश्चन दोस्तों कोई टफ नहीं था, केवल दोस्तों सॉल्यूशन सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों मुझको बताना है, इस वजह से दोस्तों मैंने काट पीट के आप लोगों को बताया है, नहीं तो मैं दोस्तों तुरंत इसको अभी तक हवा कर चुका होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 63 सेकंड हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल दोस्तों कैलकुलेशन था और इसमें कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2310 लोगों को 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी के 1/3 और तीसरी पार्टी के 1/6 भाग में लोगों की संख्या बराबर है, ठीक है। पहली पार्टी में हम लोगों ने मान लिया कि x लोग थे, यानी कि x का 1/2, ठीक है, बराबर दूसरी पार्टी में कितने थे, हम लोगों ने मान लिया y लोग थे, यानी कि y का 1/3 बराबर तीसरी पार्टी में हम लोगों ने मान लिया z लोग थे, तो तीसरी पार्टी यानी कि z का 1/6 बराबर कितना है, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि हम लोगों ने k के बराबर इसको मान लिया। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से अब अलग अलग इसको बराबर करेंगे और x y और z की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर निकल के आएगा 2k, अगर y की वैल्यू निकालना चाहें तो y बराबर निकल के आएगा 3k, और अगर z की वैल्यू निकालना चाहें तो z बराबर निकल के आएगा 6k, यानी कि ये तीनों की वैल्यू निकल के आ गई 2k 3k और 6k, यानी कि तीनों को अगर हम ऐड करें तो इनके तीनों को ऐड का योग ये जो 2310 लोग हैं इन्हीं के बराबर होगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2310, 2 + 3 + 6k, यानी कि 2 3 5 और 5 और 6 11, 11 के बराबर निकल के आ गया 2310। अगर हम लोग यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहें तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2310 बटे 11, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 11 इकन्नम 11, 11 दूनी 22, एक बच जाएगा, 11 इकन्नम 11, ये यानी कि यहाँ से निकल के आ गया k बराबर 210। कितना निकल के आ गया दोस्तों, k बराबर 210 निकल के आ गया। हमसे पूछ रहा था कि बताइए पार्टी में लोग कितने हैं। दोस्तों 110 x में मतलब 210, 21 दूनी 42, 420 निकल के आ गए x में, 21 का 21 से 42 तो 63, 630, 420 630 1260, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने कितने दोस्तों, 420 630 और 1260, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझा भी दिया है, तो आप लोग दोस्तों इसको देख लीजिए और अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिए, और दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और दोस्तों मुझको कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने इन टॉप 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए हैं, ठीक है। दोस्तों मैं टॉप 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूं, क्योंकि दोस्तों अगर 15 क्वेश्चन ले आऊंगा दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दोस्तों आप लोग देखेंगे नहीं और उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आता हूं, और दोस्तों आप लोग मैं देखता हूं कि दोस्तों जो बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूट हैं, एग्जामपुर हो गया, RWA हो गया, उसमें दोस्तों टीचर लोग आप लोगों को बिल्कुल दोस्तों इजी क्वेश्चन लेके आते हैं, और आप लोग दोस्तों उन्हीं क्वेश्चंस को देखते रहते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग हम छोटे क्रिएटर को देखते ही कहाँ हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई किसी भी मेरे दोस्त को मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे और आप लोगों का सिलेक्शन 2026 में पूरा हो जाए, ठीक है। दोस्तों आप लोग शाम को 8 बजे, कितने बजे दोस्तों, 8 PM में, रात में 8 बजे दोस्तों जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस करना ना भूलें, और दोस्तों हमारी क्लास से जरूर जुड़ें, ठीक है। बस दोस्तों इतना ही कहूंगा, और दोस्तों मिलते हैं शाम को 8 बजे जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।